काफी सारे सो अब आई थिंक हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि बाकी लोग जो जिन्होंने ज्वाइन करना है वो फिर साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे। हम लोग अपना जो एजेंडा है उसको फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि जो हम लोग स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस थी उसको हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे ड्यूरिंग द मंथ किस तरह रही थी। जो इवेंट्स थे उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे ड्यूरिंग द मंथ, जो जिनकी वजह से मार्केट को एक बेसिकली मूव की थी। उसके अलावा जो की डेवलपमेंट्स थी ड्यूरिंग द मंथ उनको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो आउटलुक है उसमें हम लोग की इवेंट्स को और मार्केट स्ट्रेटजी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या होनी चाहिए बेस्ड ऑन आगे जो हमें इवेंट्स लग रहे हैं जो मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ हमारी रिपोर्ट्स थी जिनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो महाना की तरफ से हमारे साथ उनकी टीम है जो डिस्कस करेंगे अपना एक पर्सपेक्टिव। उसके बाद जो है वो कमोडिटीज पे हम लोग थोड़ा सा उसकी परफॉर्मेंस और आउटलुक जो है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो होंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है उसमें अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट तकरीबन 9.7% जो है वो KSE 100 ने गेन किया था, जिसमें 7,853 पॉइंट्स जो है वो गेन करके ऑलमोस्ट 88,967 पॉइंट्स पे इंडेक्स पॉइंट्स पे जो है वो क्लोज हुआ था KSE 100। टोटल वॉल्यूम्स जो है वो 273 मिलियन के रिकॉर्ड हुए थे, जबकि जो है वो KSE ऑल जो है वो तकरीबन 9.8% गेन की थी। एंड जो कि जो है वो 5,100 पॉइंट्स ऑलमोस्ट बनते हैं। KSE 30 जो है वो 27,827 पे क्लोज हुई थी, जो कि ऑलमोस्ट 8% इंक्रीज की थी ड्यूरिंग द मंथ, जो कि 22,051 पॉइंट्स जो है वो गेन थे। MI30 जो है वो 12,522 पॉइंट्स पे क्लोज हुई थी, जो कि 1,027 पॉइंट्स जो है वो गेन था और ऑलमोस्ट जो है वो 8.9% का गेन ड्यूरिंग द मंथ रिकॉर्ड हुआ था। इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप भी जो है वो KSE 100 9.6 ट्रिलियन पे है, जबकि जो है वो KSE ऑल 11.5 पे, KSE 30 5.3 पे, जबकि MI30 3.7 पे। अगर हम लोग फिजिकल ईयर टू डेट देखें तो ऑलमोस्ट 13.4% का रिटर्न है KSE 100 का, जबकि कैलेंडर ईयर टू डेट में 43% का ऑलमोस्ट रिटर्न जो है वो बनता है। सिमिलरली जो है वो KSE ऑल भी 14.6% फिजिकल ईयर में, जबकि 35.8% कैलेंडर ईयर में। KSE 30 भी 10.1% का रिटर्न है, जबकि 33.9% का रिटर्न कैलेंडर ईयर टू डेट पे। MI30 का जो है वो 7.9% का रिटर्न है फिजिकल ईयर टू डेट में, जबकि कैलेंडर ईयर टू डेट जब से जो इंडेक्स जो है वो स्टार्ट हुआ था फ्रॉम मार्च, वो 24.8% का रिटर्न है। डॉलर बेस भी अगर देखें तो 11.6% का KSE 100 का था, 8.6% जो है वो KSE ऑल, KSE 30 8.6% और MI30 7.5% का रिटर्न था। मंथली परफॉर्मेंस को अगर देखें तो उसमें 9.7% का रिटर्न है, जो कि इस कैलेंडर ईयर 24 में जो है वो हाईएस्ट मंथली गेन जो है वो रिकॉर्ड हुआ है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। उसके पीछे कुछ जो रीजंस है वो हम लोग नीचे डिस्कस भी करेंगे, बट जो मार्केट है वो सिर्फ 2 मंथ्स जो है वो आउट ऑफ 10 मंथ्स जो है वो नेगेटिव क्लोज हुई है, जो कि जनवरी और जुलाई में थी। जुलाई में भी जो है वो बजट का एक सर्टेन इम्पैक्ट था, बट ओवरऑल जो है वो बाकी मंथ्स में जो है वो मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिव जो है वो क्लोज हुई और काफ़ी अच्छे गेन्स जो है वो दिखाए थे। अभी तक जो 43% का रिटर्न है कैलेंडर ईयर बेसिस पे, जबकि लास्ट ईयर जो क्लोज हुई थी तो 55% के पॉजिटिव रिटर्न पे मार्केट क्लोज हुई थी। वीक वाइज देखें तो उसमें जो है वो फर्स्ट 2 वीक्स में जो है वो मार्केट ने गेन किया था, जबकि थर्ड वीक में जो है वो एक स्लाइट डिक्लाइन नजर आया था। बट अगेन जो फोर्थ वीक है उसमें हाईएस्ट गेन जो है वो मंथ का रिकॉर्ड हुआ था 4,744 पॉइंट्स का। एंड जो लास्ट वीक है जिसमें ऑलमोस्ट जो है वो 4 वर्किंग डेज थे, तो उसमें 1,000 पॉइंट्स जो है वो डिक्लाइन की थी मार्केट। अगर हम लोग जो है वो मंथली गेन्स को देखें तो उसमें 7,853 का गेन जो है वो अक्टूबर में था, जो कि जो है वन द लास्ट 12 मंथ जो है वो सेकंड हाईएस्ट गेन है, जो कि इससे पहले नवंबर में 8,611 पॉइंट्स का गेन था जो रिकॉर्ड हुआ था। ग्रेजुअली जो है वो सिर्फ 2 मंथ है जिसमें नेगेटिव रिटर्न है, बट वो भी मार्जिनल नज़र आ रहे हैं, जो कि जनवरी और जुलाई में नेगेटिव रिटर्न्स पोस्ट हुए थे। अगर हम लोग वॉल्यूम वाइज देखें तो कैल में जो है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें उनका टैरिफ का नोटिफिकेशन था, जिसकी वजह बेसिस पे जो है वो एक इंटरेस्ट जो है वो कैल में नज़र आया था, जिसकी वजह से वॉल्यूम लीडर जो है वो कैल था। उसके बाद WTL, हप्को, KOSM, PTC, FFL, फौजी सीमेंट, PRL, पेस और PPL, ये टॉप 10 जो है वो वॉल्यूम लीडर्स थे ड्यूरिंग द मंथ।
KSE 100 के अगर टॉप 5 गेनर्स को देखें तो उसमें PGLC, FCPL, PAKT, चिराग सीमेंट, PSO जो है वो टॉप 5 गेनर्स थे, लीडर्स। जबकि जो है वो लैगर्ड्स में जो है वो NPL पैकेजेस, हब्को, ILP और FHAM जो है वो टॉप 5 लैगर्ड्स थे ड्यूरिंग द मंथ। इसके बाद जो है वो मार्केट एक्टिविटी को अगर थोड़ा सा देखें हम लोग, तो उसमें जो वॉल्यूम्स थे वो अगेन उसमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो नहीं नजर आया इन द लास्ट। जो अगर 3 मंथ्स का देखें तो उसमें अबव 500 जो है वो मिलियन के एवरेज वॉल्यूम्स जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं। एंड सिमिलरली जो प्रोग्रेशन थी वो भी फर्स्ट वीक में वॉल्यूम्स थोड़े स्लो थे, बट ग्रेजुअली जो है वो वॉल्यूम्स जो है वो पिकअप किए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। एंड टोटल एवरेज वॉल्यूम्स जो है वो तकरीबन 518 मिलियन के रहे हैं। इवन अगर हम लोग लास्ट 6 मंथ्स का भी देखें तो उसमें भी जो है वो वॉल्यूम्स जो है वो 500 मिलियन प्लस ही है, एक्सेप्ट फॉर 2 मंथ्स जिसमें जो है वो डिक्लाइन हमें नजर आया था इन जून एंड जुलाई। फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर पीपी देखें तो उसमें तकरीबन $75.1 मिलियन की जो है वो नेट बेसिस पे जो है फॉरेनर्स की सेलिंग थी। उसमें मेनली जो है वो कंपनीज की तरफ से सेलिंग थी। जो मेजर सेक्टर्स थे उसमें बैंक्स, फूड, ENPs और पावर सेक्टर में जो है वो मेजर सेलिंग थी। नेट बेसिस पे जो बाइंग थी वो टेक्नोलॉजी और सीमेंट सेक्टर में उनकी नेट बेसिस पे बाइंग थी। फिजिकल ईयर टू डेट में ऑलमोस्ट 97 मिलियन का नेट सेल है, जबकि कैलेंडर ईयर टू डेट में 27.1 मिलियन की नेट सेलिंग है। जो कि जो है वो प्रीवियसली जो है वो नेट बाइंग पोजीशन जो है वो अब उनकी नेट ऑफ हुई है। बट अगर हम लोग लोकल इन्वेस्टर्स में देखें तो उसमें जो है वो म्यूचुअल फंड्स ने ऑलमोस्ट 69 मिलियन जो है वो नेट बेसिस पे बाय किया है ड्यूरिंग द मंथ। एंड फिजिकल ईयर टू डेट भी जो है वो 87.4 मिलियन की नेट बाइंग है उनकी। इसमें बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट्स में डिक्लाइन आ रहा है, तो जो ग्रेजुअली जो मूव कर रहे हैं इक्विटी मार्केट की तरफ से, तो वो जो फ्लो ऑफ फंड्स है उसकी वजह से लिक्विडिटी जो है वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से काफ़ी आ रही है। और वो एक्सपेक्टेड है कि आगे ग्रेजुअली जिस तरह से इंटरेस्ट रेट और फर्दर डिक्लाइन करते हैं तो उसमें फर्दर जो है वो एक ये मूव नज़र आएगा, जो कि जो है वो लिक्विडिटी को जो है वो मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगा, जो कि अभी नज़र आ रहा है और जिसकी वजह से मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो अब भी नज़र आ रही है। बैंक्स जो है वो उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा नेट सेलिंग नज़र आई है, जो कि 38.4 मिलियन की थी। बट ओवरऑल सारे ही सेक्टर्स में जो है वो उन्होंने पोजीशन अपनी रिड्यूस की है। नेट बेसिस पे भी जो है वो फिस्कल ईयर टू डेट में 31 मिलियन की जो है वो नेट सेलिंग है। ग्लोबल मार्केट्स का अगर देखें तो उसमें 9.7% का जो गेन है पाकिस्तान का, वो हाईएस्ट गेन था कंपेयर टू रीजनल मार्केट्स। उसमें इंडिया, हांगकांग और चाइना जो है वो इनकी रिटर्न्स जो है वो नेगेटिव थे। बट जो पाकिस्तान की थी S&P 500, जापान और थाईलैंड जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुए थे। बट अगेन हम लोग अगर 1 ईयर रिटर्न की बेसिस पे देखें तो अगेन जो कि KSE 100 है वो टॉप परफॉर्मिंग ही है अभी भी रीजनल मार्केट्स में। और अगर ईयर टू डेट भी देखें तो टॉप परफॉर्मिंग मार्केट ही जो है वो अभी तक रही है। बट ओवरऑल इन द लास्ट 1 ईयर जो है वो ग्लोबली सारी मार्केट्स जो है वो पॉजिटिव ही क्लोज हुई हैं। कुछ जो इवेंट्स थे ड्यूरिंग द मंथ, जो कि मोस्टली एक जो उस पे IPP से रिलेटेड जो है वो न्यूज़ फ्लोज चल रहे थे, उसमें IPPs की जो है वो निगोशिएशंस की थी। तो उसमें उसको हम नीचे भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है वो SCO समिट पे और उसके बाद जो पाकिस्तान का विजिट था, उसमें गल्फ कंट्रीज के साथ भी जो है वो डिफरेंट MOUs भी साइन हुए फॉर इन्वेस्टमेंट। तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव एक डेवलपमेंट थी ड्यूरिंग द मंथ के। जो कमिटमेंट्स पाकिस्तान को मिली हैं इन टर्म्स ऑफ जो MOUs साइन हुए हैं, तो इन्वेस्टमेंट फ्लोज जो है वो जब मटीरियलाइज होंगे तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी पे नजर आएगा। इसके अलावा जो सितंबर क्वार्टर है उसके भी रिजल्ट्स जो है वो मोस्टली ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के जो है वो 31 अक्टूबर तक अनाउंस हो गए थे। तो उसको भी हम फर्दर नीचे डिस्कस कर लेंगे। जो कि इवेंट्स थे ड्यूरिंग द मंथ, अब हमें लगते हैं कि जो मार्केट को ड्राइव करेंगे, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी जो कि जो है वो कल अनाउंस हो गई थी, उसको भी हम नीचे फर्दर डिस्कस करेंगे, जिसमें 250 बेसिस का कट जो है वो MPC ने अनाउंस किया था। इसके बाद जो है वो MSCI का रिव्यू जो है वो भी एक्सपेक्टेड है कि कल होगा। उसका भी एक एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान की वेटेज उसमें इंक्रीज करेगी। उसको भी हम डिटेल में नीचे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है वो एक अपकमिंग जो IMF का रिव्यू है, वो भी एक जो है वो की फैक्टर रहेगा, जिसको जो है वो मार्केट मॉनिटर करेगी।
जो की डेवलपमेंट्स थी उसमें आईपीपीज के साथ जो है वो 5 आईपीपीज के टर्मिनेट किए थे। उसमें हप्पो का बेस प्लान भी था, लालपी था। बाकी जो है वो रोश और एटलस जो है वो 5 आईपीपीज थी, जिनके पीपीए जो है वो अर्ली टर्मिनेट किए थे म्यूचुअली, जो है वो उनके साथ एग्री करके। उसका जो है वो एक इम्पैक्ट जो है वो हप्पो पे जो है वो हम फर्दर नीचे भी डिस्कस कर लेंगे। बट उसके अलावा जो है वो बगैस बेस आईपीपीज जो है वो उनके साथ भी उनकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है वो मॉडिफाई किया था, और उसकी बेसिस पे भी जो है वो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि उससे कैपेसिटी पेमेंट जो है वो नीचे आएंगी। इसके अलावा जो है वो अब 18 आईपीपीज और हैं जिनके साथ जो है वो गवर्नमेंट अगेन निगोशिएशन जो है वो स्टार्ट कर रही है। उसमें एक्सपेक्टेड यही है कि उनकी 70 to 75% कैपेसिटी पेमेंट्स रिड्यूस होंगी, जो क्योंकि उनको जो है वो टेक एंड पे बेसिस पे ले जाने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये मटेरियलाइज होता है तो ये भी एक काफ़ी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ओवरऑल जो डोमेस्टिक टैरिफ है उसको नीचे लाने के लिए। बट अभी तक जो न्यूज़ फ्लोज आ रही है उसमें यही है कि जो आईपीपीज हैं उन्होंने जो है वो हेजिटेशन दिखाई है इस पे, और इसमें अभी तक कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं आई है। एंड निगोशिएशंस जो है वो कंटिन्यू है अभी भी, और गवर्नमेंट जो है वो इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो है वो उसको मोस्ट लाइकली फाइनलाइज करेगी। तो इस पे अभी तक जो है वो जो प्लांट्स हैं जिनका नाम आ रहा है उसमें पाकजिन का भी है, उसमें हप्पो का नारोवाल का प्लांट है, लारीब है, निषाद के प्लांट्स हैं, निषाद चुनिया, निषाद पावर। तो ये कुछ आईपीपीज हैं जिनके नाम चल रहे हैं, जिनके साथ जो है वो टेकन पे बेसिस पे गवर्नमेंट ले जाने की बात कर रही है। बाकी मॉनेटरी पॉलिसी का जो है वो अनाउंसमेंट आ गई थी, जिसमें 250 बेसिस का कट जो है वो कल अनाउंस किया है, तो जो पॉलिसी रेट है वो 15% पे आ गया है। इसके बाद जो है वो अब जो रियल रेट्स हैं वो तकरीबन 7.8% पे करंटली स्टैंड कर रहे हैं, बेस्ड ऑन के जो अक्टूबर की इन्फ्लेशन आई थी 7.2% की। एंड ये एक्सपेक्टेड यही है कि फर्दर जो है वो इन्फ्लेशन में एक डिक्लाइन जो है वो नजर आएगा। इवन जो पोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट थी उनकी, उसमें भी जो है वो स्टेट बैंक ने यही रीजन साइट किए हैं कि जिस तरह से इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है, रिजर्व्स बिल्डअप हो रहे हैं, करंट अकाउंट जो है वो भी सरप्लस में है, जो बैंक्स के पास जो है वो भी एक्सेस लिक्विडिटी भी है, एंड गवर्नमेंट के पास जो स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स आए थे उससे भी जो है वो गवर्नमेंट अपना डेट रिटायर कर रही है। तो वो जो बेसिकली लिक्विडिटी है वो एडवांसेस की तरफ जाएगी, तो उससे जो है वो प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट जो है वो इंक्रीज होगा। सिमिलरली जो है वो जो ग्रोथ के टारगेट्स थे वो भी इन्होंने 2.5 to 3.5% के बीच में जो है वो मेंटेन रखे हैं। एंड इन्फ्लेशन पे भी इन्होंने यही बोला कि 11.5 से 13.5% की जो एस्टिमेट्स थे उससे सिग्निफिकेंटली नीचे जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो आएगी, एवरेज जो है इन्फ्लेशन फॉर फिस्कल ईयर 25। तो ये कुछ चीजें थी जिसपे इन्होंने जो है वो स्टेट बैंक ने काफी पॉजिटिव आउटलुक रखा है अपना। जो डिलेस थे इन टैरिफ एडजस्टमेंट में गैस टैरिफ के और पीडीएल जो इम्पोज होनी थी वो अभी तक नहीं हुई है, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है अभी। एंड अभी तक जो है वो उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। एंड सिमिलरली जो है वो कमोडिटी प्राइसेस भी जो है वो डिक्लाइन कर रही हैं। तो जो सप्लाई सिचुएशन थी कमोडिटी एग्रीकल्चर कमोडिटी की वो भी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है, जिसकी बेसिस पे जो है वो फूड प्राइसेस भी जो है वो नीचे आना शुरू हुई हैं। तो आगे भी जो है वो आउटलुक को यही लग रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू रखेगी, और बेस इफेक्ट जो है वो भी फर्दर जो है वो सपोर्ट करेगा। इसके अलावा जो है वो जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो तकरीबन 9% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन की है KC 100 की सितंबर क्वार्टर में, उसको हम नीचे भी डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जो है वो MSCI का रिव्यू जो है वो भी कल स्केड्यूल्ड है, उसमें एक्सपेक्टेड यही है कि 7 कंपनीज हैं जिनको इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि जो है वो फैसल बैंक, कोहार्ट सीमेंट, फौजी सीमेंट, फैसल बैंक, हाइनून, एबट और फातमा, इनको जो है वो एक्सपेक्टेड है कि ये इंक्लूड हो जाएंगे, जबकि जो वेटेज है वो तकरीबन एक्सपेक्टेड है कि 5% तक पाकिस्तान की आ जाएगी। जो दो कंपनीज जिनका आ रहा है कि एक्सक्लूड हो सकती हैं वो ILP और TRG हैं। बट आफ्टर इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ दीज 2 कंपनीज तो वो 27 जो है वो टोटल काउंट जो है वो फ्रंटियर मार्केट में टोटल कंपनीज का होगा पाकिस्तान की, जो कि करंटली अभी जो है वो 22 कंपनीज पे खड़ा हुआ है। जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे थे KC 100 की, तो उसमें तकरीबन जो है वो 9% का इन्होंने डिक्लाइन था, जिसमें जो मेनली है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर की तरफ से, और मार्केटिंग कंपनीज और जो ENP कंपनीज थी उनकी तरफ से डिक्लाइन जो है वो नज़र आया था।
बाकी जो है वो बैंक्स में जो है वो 9% की ग्रोथ थी। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर की वजह से मेजर डिक्लाइन है, जबकि जो है वो बैंक्स की तरफ से जो है वो एक सर्टन एक इंक्रीज जो है वो नजर आया था, जिसमें जो है वो HBL बैंक ऑफ लाइन की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज की है, जबकि जो है वो लास्ट क्वार्टर में नेशनल बैंक का एक लॉस था, जिसकी वजह से जो बेस थी वो कम थी फॉर जून क्वार्टर। तो ग्रोथ जो है वो इस वजह से बैंक्स में ज़्यादा नजर आई है, बट ग्रेजुअली एक्सपेक्टेड है कि ये भी डिक्लाइन करेगी फ्रॉम फोर्थ क्वार्टर ऑनवर्ड्स। बट ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें और फर्टिलाइजर सेक्टर में जो है वो एक इंक्रीज नजर आया था ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जिसकी वजह से एक सपोर्ट मिली थी अर्निंग्स ग्रोथ को। एंड सिमिलरली फार्मास्यूटिकल सेक्टर की तरफ से भी जो है वो उनकी अर्निंग्स इंक्रीज की वजह से जो ओवरऑल इंक्रीज है KC 100 का, वो क्वार्टर बेसिस पे 15% का आया है। अब 9 मंथ्स पे अगर हम लोग देखें तो तकरीबन 3% जो है वो अर्निंग्स में डिक्लाइन है, जिसमें ENP कंपनीज और OMCs का, ENP कंपनीज की वजह से मेनली डिक्लाइन जो है वो नजर आ रहा है। इसके अलावा जो है वो अगर हम लोग मार्केट स्ट्रेटजी को अब थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि अब आगे हम लोग को क्या लग रहा है, तो अगेन जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो काफ़ी लिक्विडिटी का जो फ्लो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ एक्सपेक्टेड है कि कंटिन्यू रहेगा। म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी लिक्विडिटी जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो इंक्रीज करेगी, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन कर रहे हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो बेसिकली वैल्यूएशंस को जो है वो ऑन द हायर साइड ही रखेंगे। तो मार्केट में कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज़ एज सच है नहीं जिसकी बेसिस पे जो है वो एक डिक्लाइन जो है वो या एक करेक्शन जो है वो भी एक्सपेक्टेड हो। एंड जो एक्सेस लिक्विडिटी है वही मार्केट को बेसिकली ड्राइव करेगी गोइंग फॉरवर्ड बेसिस पे। मॉनेटरी पॉलिसी भी जो है वो अभी यही नज़र आ रहा है कि ईजिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी, बेस्ड ऑन कि जिस तरह से इन्फ्लेशन जो है वो SBP की टारगेट रेंज में ऑलमोस्ट क्लोज टू टारगेट रेंज है, जो 5 to 7% का ब्रैकेट है उनका, उसके करीब ही आ गई है। और फर्दर जो है वो ग्रेजुअली अगर इसको इंटरेस्ट रेट्स को डिक्लाइन करेंगे तो वो मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड है कि विद इन टारगेट रेंज जो है वो इन्फ्लेशन भी आ जाएगी। बट ऑन दी अदर साइड जो है वो ग्रोथ को एक थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए जो है वो ज़रूरी है कि मॉनेटरी ईजिंग जो है वो कंटिन्यू रहे। बाकी इसके अलावा जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो भी अभी सारे फेवरेबल नज़र आ रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड बेसिस पे। ऑल्दो इनफ्लोज में जो है वो अभी तक कोई मटेरियलाइज नहीं हुए हैं सब्सटैंशियल, बट क्योंकि स्टेट बैंक जो है वो जो हमारी लोकल लिक्विडिटी है वो इतनी है भी कि स्टेट बैंक जो है वो लोकल मार्केट से अपने रिजर्व्स को जो है वो करंटली बिल्ड कर रहा है। एंड सिमिलरली जो है वो IMF के भी फ्लोज रिसीव हो गए हैं। ADB का भी एक्सपेक्टेड है कि 500 मिलियन बाय नेक्स्ट वीक तक जो है वो मिल जाएंगे। तो वहां से भी जो एक फ्लो इनफ्लो आ रहा है वो हेल्प कर रहा है कि रिजर्व्स को जो है वो बिल्डअप करें, जिसकी वजह से जो करेंसी पे प्रेशर है वो अभी तक काफी जो है वो ईज ऑफ हुआ है। और एक्सपेक्टेड है कि अगर इसी तरह जो है वो मैनेज रहती हैं इंपोर्ट्स और करंट अकाउंट जो है वो मैनेजेबल रहता है, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो गोइंग फॉरवर्ड बेसिस पे जो है वो फेवरेबल ही नजर आ रहे हैं। जो ओनली कंसर्न है जिसको देखना चाहिए वो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिसकी बेसिस पे अगर ऑयल प्राइसेस में या कमोडिटी प्राइसेस में ग्लोबली इंक्रीज आता है तो वो एक रिस्क है जिसको मॉनिटर करना होगा। एंड सेकेंडली IMF का भी रिव्यू अभी आएगा, तो उसमें जो है वो जो टारगेट्स हैं उस पर किस तरह से प्रोग्रेस होती है वो इम्पोर्टेंट होगा। और कोई नई कंडीशन उनको मिला है मोर देन स्पेशल अप्रूवल पे, तो जो प्राइसेस है वो भी वहाँ पे इनकी काफ़ी इंक्रीज हो चुकी हैं, जिसपे इनके मार्जिन जो है वो अब स्टेबल हो रहे हैं। एंड जो वॉल्यूम्स थे वो भी इनके इंक्रीज किए हैं इन द लास्ट 6 मंथ्स, जो कि एक पॉजिटिव है ओवरऑल फार्मास्यूटिकल सेक्टर बाय कॉल्स पे निकाली थी। बाकी बैंक्स पे जो है वो एक ADR का जो एक न्यूज़ चल रही थी जिसमें गवर्नमेंट ने अपना बाय बैक इनिशिएट किया था अपने टी बिल्स का, जो कि ड्यू टू मेच्योर थे इन दिसंबर। तो उसमें जो लिक्विडिटी बैंक्स के पास जो है वो एक आई थी,
उस पे जो है वो एक कंसर्न था कि बैंक्स जो है वो, क्योंकि उनको एडीआर टैक्सेशन में हिट करना था बाय दिसंबर, तो उन्होंने जो है वो उस पे लेंडिंग जो है वो स्टार्ट की थी, जो कि जो है वो काफ़ी नेगेटिव स्प्रेड्स पे, जो कि 6 to 12% के बीच में जो है वो नेगेटिव स्प्रेड्स पे जो है वो लेंडिंग की थी बैंक्स ने। बट ओवरऑल एक्सपेक्टेड यही था कि उसमें बैंक्स जो है वो एट द एंड ऑफ जो है वो दिसंबर में जो है वो अपनी पोजीशंस को मैनेज करेंगे, जो कि एक डिपॉजिट की साइड पे भी रिडक्शन के थ्रू मैनेज होगा, और बाकी जो है वो एक एडवांसेस जो है वो भी गवर्नमेंट जो है वो शॉर्टर टेन्योर में दे के और उसको जनवरी में वापस जो है वो रिवर्ट कर देगी, सो दैट के जो है वो एडीआर के टारगेट जो है वो मीट हो जाए। कुछ बैंक जो ऑलरेडी थे उसमें फैसल बैंक, अस्करी बैंक काफी है, जिसमें जो है वो तो बैंक्स के लिए ऐसा जो है वो कोई एक मेजर वो नहीं था। इसका जो अभी तक लग रहा है, जो इम्पैक्ट्स भी जो है वो बैंक्स मोस्टली जो है वो लास्ट ईयर भी उन्होंने इसी तरह मैनेज करके 22 में अपने एडीआर्स को जो है बहुत फॉर द दिसंबर क्वार्टर मैनेज किया था, बट उसके बाद इंक्रीज कर दिया था। इसके अलावा जो है वो एक जो ईएनपीस की साइड पे जो है वो एनर्जी चेन में बेसिकली ओजीडीसी पीपीएल के भी अकाउंट्स आए थे फिस्कल ईयर के, और उसके बाद अब फर्स्ट क्वार्टर के भी आए हैं। तो जो मेजर डेवलपमेंट थी वो यही थी कि बिकॉज गैस प्राइसेस इंक्रीज की हैं, तो उनके जो रिसीवेबल्स की पोजीशन थी वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है। जो कलेक्शन रेशियोज थे उनके वो भी काफ़ी फिस्कल ईयर में इम्प्रूव किए थे, ऑलमोस्ट 81% तक आ गए थे फ्रॉम 53% फॉर पीपीएल, जबकि जो है वो 76% पे ओजीडीसी के आ गए थे फ्रॉम 42% लास्ट ईयर इन फिस्कल ईयर 23। इसमें जो लास्ट फोर्थ क्वार्टर की कलेक्शंस थी वो अबव 100% थी, एंड सिमिलरली सितंबर क्वार्टर में भी दोनों की कलेक्शंस जो है वो मोर देन 100% थी बिकॉज ऑफ गैस प्राइस हाइक। तो ये एक रीजन था जिसकी बेसिस पे जो है वो इनकी जो बेसिकली लिक्विडिटी क्रंच था वो एक बेहतर हुआ इनका। एंड जो कैश अब रिकवरीज हैं उसकी बेसिस पे पे आउट्स भी इनके एक्सपेक्टेड है कि इम्प्रूव कर जाएंगे। तो हमारी जो टारगेट प्राइसेस थी वो पीपीएल की वो 168 और ओजीडीसी की 197 है, जो कि हमें लगता है कि अभी आगे अगर रिकवरीज इसी तरह कंटिन्यू रहती हैं तो पे आउट्स भी इम्प्रूव होंगे, एंड फर्दर जो है वो इनकी जो लिक्विडिटी पोजीशन है और जो मल्टीपल री रेटिंग है वो भी इनकी कंटिन्यू रहेगी। बाकी अब इसके बाद जो है वो हमारे साथ महाना से मुबशर हैं। मैं इफ मुबशर को जो है वो हैंड ओवर करता हूँ, वो अपना एक पर्सपेक्टिव जो है वो इस पे हमें दे देंगे। थैंक यू अब्दुल्ला। आपने अगेन काफी डिटेल ओवरव्यू दे दिया, सो आई कीप इट शॉर्ट। अगर हम क्विकली देखें तो मनी मार्केट का जो रिव्यू था ड्यूरिंग द मंथ, सो इनिशियली हमने देखा कि जो 12 मंथ की यील्ड्स में इतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं आया, या 1 ईयर के जो आपके रेट्स चल रहे थे वो इतने नीचे नहीं आए कंपेयर टू 3 मंथ्स, बिकॉज हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी दैट वाज ड्यू इन नवंबर। तो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर हमारी जो शार्पर डिक्लाइन हमने देखा, दैट वाज इन 3 मंथ्स यील्ड। गोइंग फॉरवर्ड इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ऑब्वियसली एक इन्फ्लेशन का इफेक्ट है, इसकी वजह से यील्ड्स नीचे आ रही हैं, एंड देयर इज एक्सपेक्टेड, हमने प्रीवियस मीटिंग्स में भी यही डिस्कस करा था कि पॉलिसी कंटिन्यू टू डिक्लाइन एंड माइट एवरेज और माइट एंड अराउंड 11 to 12% फॉर दिस ईयर, जब ईयर एंड का अगर हम देखें। तो बेस्ड ऑन दैट यील्ड्स हैव कंटिन्यू टू मूव डाउनवर्ड्स। ये मैंने एक ग्राफ इसमें इंक्लूड करा है विच इज अ लॉन्ग टर्म में भी, ये 1999 से ग्राफ है 3 मंथ यील्ड्स का। तो इसको अगर हम देखें तो एवरेज इज अराउंड 9.6 9.7% ऑफ आर लॉन्ग टर्म एवरेज। थ्री मंथ यील्ड्स कितनी रही है विच यूजुअली ट्रैक आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। इस बार मॉनेटरी पॉलिसी और सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट ऐसे है कि मार्केट और की एंटिसिपेशन की वजह से यील्ड्स पहले मूव हो गई हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी में डिले आता है तो वो यूजुअली 6 वीक्स बाद आता है। तो वो द मॉनेटरी पॉलिसी नाउ ओनली कैचिंग अप विद द सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स।
बट कंपनीज की जो बोरोइंग रेट और इन्वेस्टमेंट रेट होता है इन दीज मार्केट्स, दैट इज डिटरमिन्ड थ्रू काइबोर व्हिच इज ड्रिवन बाय द मनी मार्केट यील्ड्स। दूसरा हमें ये लगता है कि ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी, क्योंकि बैंक्स के एडीआर को हमने डिस्कस करा, तो बैंक्स आर नाउ ट्राइंग टू also shed costly deposits. They are shedding costly deposits because of which they want to bring up their ADR, and उसकी वजह से एक liquidity है which is chasing these T-bills and also going into the mutual funds, that is driving down secondary instruments, secondary market yields of these instruments. एक वो फैक्टर है। फिर हमें हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड कल का जो रेट था दैट वाज ब्रॉडली एक्सपेक्टेड, 250 बिप्स का जो कट आया है, एंड इन दिसंबर वी विल सी अनदर मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट वेयर वी एक्सपेक्ट अ सिमिलर कट। बट हम अगर यील्ड देखें तो वो ऑलरेडी उस रेंज को ब्रॉडली प्राइस इन करा हुआ है। देयर इज सम एक्सपेक्टेशन कि यील्ड थोड़ी सी और श्रिंक हो सकती है, बट अब मैग्नीट्यूड ऑफ दैट रिडक्शन विल रिड्यूस। अदर देन दैट अगर हम देखें तो पोस्ट दिसंबर हमें लगता है जो कट्स होंगे दे विल स्लो डाउन। रीजन बीइंग अगेन हमें फॉरवर्ड डेटा, फॉरवर्ड इन्फ्लेशन के ऊपर हमें व्यू बनाना होगा। मंथ ऑन मंथ नंबर्स क्या आते हैं, जो मंथली डिक्लाइन है वो आना कम हो जाएगा मार्च ऑनवर्ड्स। ये ब्रॉडली हमारे मनी मार्केट का ओवरव्यू था। अब अगर हम इक्विटी मार्केट की तरफ देखें तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास ये बेसिकली हमने थीम जो है, ऑब्वियसली मैंने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन आने पे शायद इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई जितना यील्ड के रिडक्शन पे ऑलरेडी हो चुकी थी। तो लास्ट टाइम ऑल्सो भी डिस्कस कि अगर रियल रेट या सेकेंडरी मार्केट यील्ड से कंपेयर करें, सो वी आर स्टिल डिस्पाइट अ 10% रिटर्न, 9.7% रिटर्न ड्यूरिंग द मंथ, हमारा अभी भी जो अर्निंग यील्ड का और डिफरेंशियल है विद द 1 year bond or 1 year T-bill, that is around 10%. तो बेस्ड ऑन दैट ऑब्वियसली द मार्केट हैज पोटेंशियल टू परफॉर्म, और मार्केट ने करा है परफॉर्म। सेकंड फैक्टर इज ऑब्वियसली क्योंकि मनी मार्केट और फिक्स्ड इनकम की रिटर्न्स आर डिक्लाइनिंग, तो लोकल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास बहुत इनफ्लोज हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स स्विचिंग फ्रॉम मनी मार्केट एंड फिक्स्ड इनकम फंड्स टू इक्विटी फंड्स। तो मेजॉरिटी जो बायर्स थे इक्विटी फंड्स थे ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। तो जितनी भी फॉरेन सेलिंग थी दैट वाज एब्जॉर्ब बाय लोकल म्यूचुअल फंड्स एंड लोकल कॉर्पोरेट्स। सो वी एक्सपेक्ट दिस ट्रेंड टू कंटिन्यू एंड देयर इज स्टिल रूम फॉर कन्वर्जन गोइंग फॉरवर्ड। अगर हम कंपेयर करें अर्निंग मल्टीपल अभी क्या है, सो डिस्पाइट बीइंग एट 90,000 इंडेक्स एट अक्टूबर एंड, हमारा मल्टीपल स्टिल 4.5 के अराउंड है। और हमारा जो 10 year एवरेज है दैट इज अराउंड 8 times प्राइस टू अर्निंग पे हम लोग ट्रेड करते थे। सो इवन इफ बेस्ड ऑन करंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिविडेंड यील्ड्स, अगर हमें 8 times पे जाना है, सो दैट्स मोर देन 25% रिटर्न ऑन करंट लेवल्स। तो वो टाइमलाइन वो कितनी जल्दी री रेट हो सकता है, दैट्स ऑब्वियसली अ टाइमिंग फैक्टर, बट फॉर फ्रॉम एन इन्वेस्टर परस्पेक्टिव वन शुड ओनली बाय, मतलब एसेट अगर आप लेते हैं, एक्सपोजर लेते हैं, तो इट्स नॉट जस्ट फॉर फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव बट इट्स मोर फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव। इसके बाद अगर हम देखें तो देर आर टू मोर फैक्टर्स दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट। और इन ग्राफ्स में बेसिकली हमने ये देखा है कि first one is obviously the yellow line. The light yellow line is actually inflation over the 10-year period, and how inflation has grown from a normalized level, and how the index has grown, which is the white line. अब ये देखें कि लॉन्ग रन में इक्विटीज जो है इन्फ्लेशन को बीट करती है, क्योंकि मेजॉरिटी कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है दैट्स आल्सो इन्फ्लेशन लिंक्ड। अगर कोई फूड या कंज्यूमर कंपनी है वो इन्फ्लेशन पास ऑन करती है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आता है। सिमिलरली ऑयल एंड गैस कंपनीज होती हैं तो उनका डॉलर लिंक्ड और ऑयल प्राइसेस से लिंक्ड होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, एंड सो ऑन। तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास व्हेन वी कंपेयर इन्फ्लेशन, तो ये आप लॉन्ग रन में देखें, इट मतलब अगर हम देखें तो इट डिड नॉट कैच अप ड्यूरिंग द 2022 टू 2023, क्योंकि उस वक्त इन्फ्लेशन बहुत शार्प राइज हुआ था। बट वंस इट हैज स्लोड डाउन द इक्विटी मार्केट एक्चुअली कैचेस अप और वो उसको आउट परफॉर्म करती है। सेकंड ग्राफ जो नीचे है उसमें वी कैन सी कि दिस इज एक्चुअली द लाइट येलो लाइन इज द ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स,
और इस कमोडिटी इंडेक्स की ये सिग्निफिकेंस है कि बिकॉज वी आर एन ऑयल इंपोर्टिंग एंड इम्पोर्ट डिपेंडेंट डिपेंडेंट इकोनॉमी, तो कमोडिटी साइकिल का हमारी मैक्रो इकोनॉमी में बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है, विच ऑल्सो अफेक्ट्स आर इक्विटी मार्केट या कंट्री रिस्क मार्केट मल्टीपल्स एंड सो ऑन। तो लास्ट टाइम आई थिंक हम लोग 2014 में अगर हम देखें तो वो स्टेबल कमोडिटी प्राइसेस थी, थोड़ा सा ऑयल प्राइसेस नीचे थी रिलेटिव टू, बट ड्यू टू द अदर कमोडिटीज हमें इतना इंक्रीज डिक्रीज नजर नहीं आ रहा, बट इक्विटी परफॉर्म क्वाइट वेल। एंड सिमिलरली नाउ वी आर सीइंग इक्विटी परफॉर्मिंग वेल ऑल्सो बिकॉज के अभी ऑयल प्राइसेस का आउटलुक इज बिट इन कंट्रोल एंड दे आर ऑन द वीकर साइड। तो जो हमने 2021 टू 2023 साइकिल देखा था, वेयर कमोडिटीज वर इन अ सुपर साइकिल, that has kind of changed the situation, and now the outlook seems to be better. अगर प्रॉफिटेबिलिटी का हमने जैसे टेबल देखा था तो उसमें देखा था कि ईएनपी एंड बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी में देर आर चैलेंजेस, ईएनपी इज डिक्लाइन बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस, हाउएवर बाकी इंडेक्स में आपके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। If we go to the next slide, I think we can see the two of our funds, उनकी एसेट एलोकेशन क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। तो फर्स्ट इज महाना इस्लामिक कैश फंड, विच इज इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सुकूक्स इस्लामिक एंड कॉर्पोरेट सुकूक्स एंड सम बैंक डिपॉजिट्स एंड बैंक प्लेसमेंट। तो उसका मंथ टू डेट रिटर्न वाज 17.2% during October, and the year to date return is 18.3%. This is despite the declining interest rate environment, क्योंकि हमारी कुछ हायर रेट्स की एलोकेशन होती है इंटर सुकूक की, तो उसमें हमें कैपिटल गेन्स आते हैं। सेकंड हम देखते हैं इक्विटी मार्केट पर्सपेक्टिव से, जो हमारा महाना इस्लामिक इंडेक्स सीटीएफ है, उसका मंथ टू डेट रिटर्न वाज 8.45% एब्सोल्यूट, और सिंस इंसेप्शन, सिंस हमने लॉन्च किया था मार्च 2024 में, सिंस देन इट हैज गेन्ड अबाउट 20.7% until October end, and it has outperformed the KMI 30 इंडेक्स। अगर हम KMI से कंपेयर करें जो कि ब्रॉडर इंडेक्स इस्लामिक, उसको आउट परफॉर्म करा है। और इसमें जो हमारा सेक्टर एक्सपोजर है वो, because it is the only broader index ETF. It has exposure to cements, fertilizer, oil and gas marketing, or automotives, कुछ इस्लामिक बैंक्स भी हैं, रिफाइनरीज भी हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ जो आ रही है इन कंपैरिजन, तो हम देखते हैं कि ऑयल एंड गैस और बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी माइट बी इन चेक ड्यू टू द कमोडिटी प्राइस इम्पैक्ट एंड इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट, बट हमारे जो मेजॉरिटी एसेट एलोकेशन है, लाइक अदर फंड्स एंड ईटीएफ्स, इट इज इन ग्रोथ सेक्टर्स, जिसमें आपके सीमेंट्स आ गए, फर्टिलाइजर्स आ गए, जिनकी प्रॉफिट ग्रोथ हैज बीन गुड up to the third quarter and it continues to look good going forward. जो इसका ETF का blended PE price to earning है, that is about six times based on the profitability. So I think I will wrap up my presentation with this, and then we can have Q&A after the commodity section. थैंक यू मुबशर। अब आई थिंक नेक्स्ट जो है वो कमोडिटीज पे हमारे साथ हमारे कमोडिटी की टीम में शकील हैं। ही विल एक्चुअली कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो शकील साहब, आप नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू करें ऑन द कमोडिटीज। जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी, आ रही है। हेलो। जी अब्दुल्ला भाई, ये नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा, जहाँ पे हमारा एजेंडा है। नहीं सॉरी, दो हाथ बैक जाइएगा प्लीज। वन मोर। सॉरी, स्टार्ट के साथ नहीं, आप आगे चले गए हैं, पीछे थोड़ा सा, एक और पीछे। नहीं सर,
एजेंडा चले मैं उसको बोल देता हूँ। हमारी इसमें जो आज की कमोडिटीज की जो हम चीजें कवर करेंगे, उसमें जो की इवेंट्स हैं, सबसे पहले उसको हम डिस्कस करेंगे। जो पिछले माह में रहे की इवेंट्स जो हैं वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उनकी मूवमेंट के लिए। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पिछले महीने में रहे हैं जिन्होंने कमोडिटी प्राइसेस की मूवमेंट को अफेक्ट किया। उसके बाद हम कमोडिटी मार्केट की परफॉर्मेंस, जिसमें हम तीन, देन वी हैव सिल्वर एंड क्रूड ऑयल। इसके बाद गोल्ड परफॉर्मेंस, सिल्वर परफॉर्मेंस एंड क्रूड परफॉर्मेंस, जो मंथली परफॉर्मेंस और वीकली परफॉर्मेंस रही है, उनको हम ग्राफिकली भी देखेंगे और उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे मूवमेंट रही है और किस तरह इनकी इन्होंने गेन्स किए हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। उसके बाद हमारी मार्केट स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस होगी और आउटलुक जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमें क्या नजर आ रहा है। जी प्लीज। तो इसमें सबसे पहले जो हम हमारे सामने इस वक्त जो आप स्लाइड देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट्स, जो ये मोस्टली यूएस से चाइना को ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दो मुल्क हैं जिनके जो इवेंट्स हैं, जो इकोनॉमिकल डाटा आता है वो असरअंदाज होता है हमारी कमोडिटी प्राइसेस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली यूएसए के लिए या फेड को जो डिसीजन मेकिंग के लिए कि उन्होंने आगे रेट कट में किस तरह जाना है या जो भी उन्होंने डिसीजन लेने हैं, उसके लिए जो मेजर फोकस वो करते हैं ना, वो अपने जॉब डाटा के ऊपर करते हैं। तो जॉबलेस क्लेम ये वीकली डाटा है जो ये रिलीज करते हैं हर वीक। तो ये 31st को जो आया था, उसमें जो एक्सपेक्टेशन थी कि 2,30,000 जो हैं वो जॉबलेस क्लेम्स जो है वो एक्सपेक्टेड थे, लेकिन जो 1,16,000 क्लेम्स सबमिट हुए, जो कि एक्सपेक्टेशन से बिलो था। उसकी मेजर वजह ये रही कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अमेरिका में ऊपर नीचे दो जॉबलेस क्लेम में कमी देखने में आई। तो जब भी जॉबलेस क्लेम जो हैं वो एक्सपेक्टेशन से बिलो आएंगे, तो ये इम्पैक्ट इसका जो है वो गुड फॉर करेंसी होगा और गोल्ड के ये अगेंस्ट होगा। तो उसके बाद हमारा एक पर्सनल कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर्स का डाटा है। ये काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। इसमें ये भी 31st को रिलीज हुआ था और इसमें 3% एक्सपेक्टेशन थी और डाटा भी उसके अराउंड ही आया। तो लिहाजा इसका इम्पैक्ट हम न्यूट्रल में गिनेंगे कि इसने कोई खास इम्पैक्ट जो है कमोडिटीज में, खासतौर पे गोल्ड और सिल्वर, उन पर नहीं डाला। एडवांस जीडीपी का डाटा था जो कि पिछले महीने भी 3% पे जीडीपी इनकी कैलकुलेट हुई थी और इस पर भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि 3% ही आएगा। लेकिन हमने देखा कि ड्यू टू कंट्रैक्शन इन द यूएस इकोनॉमी, तो 2.8% फाइनल डाटा आया, जो कि अगेन करेंसी के लिए नेगेटिव था और इससे गोल्ड को सपोर्ट मिली। और उस दिन में अब अगर चार्ट पे हम देखेंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अपवर्ड मूवमेंट उनकी गई होगी और डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ आया होगा। फिर जॉब ओपनिंग का डाटा था 29th को। वो भी तकरीबन अच्छा था, सॉरी बुरा था, काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने में आया। और कुछ एनालिस्ट तो ये कह रहे थे कि ये प्री पैंडेमिक लेवल पे ये जो जॉब ओपनिंग गिरी है, जो गोल्ड के लिए काफी बुलिश रही और हमने उस दिन देखा कि गोल्ड में काफी ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट नजर आई। फिर कंज्यूमर कॉन्फ्रेंस का डाटा, ये भी एक मेजर डाटा होता है और इसने भी जो है वो काफी ज्यादा एक असरअंदाज होता है उसके अंदर हमारी कमोडिटी की प्राइस मूवमेंट में। तो ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा एलिवेटेड आया। एक्सपेक्टेशन थी 99.5 की, जबकि डाटा जो है वो 108.7 पे आया, जो कि काफी ज्यादा एक एलिवेटेड था और ये करेंसी के लिए जो है वो नेगेटिव रहा।
सॉरी, गोल्ड के लिए नेगेटिव रहा और करेंसी के लिए पॉजिटिव था। फिर चाइना का दो डाटा आए थे। चाइना, आपको पता है कि स्टिमुलस पैकेज उसने कंटिन्यू किया है अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए। तो चाइना का जो 10 ईयर एंड 5 ईयर लोन के जो प्राइम रेट थे उनमें उन्होंने कमी की। जो 10 ईयर्स के लोन थे वो 3.10%, 3.15% से 3.10% पे उन्होंने नीचे लेके आए। और जो 5 ईयर 3.65% से 3.60% पे लेके आए। और उस दिन फिर हमने देखा कि इसका जो इम्पैक्ट आया उससे जो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस में थोड़ा सा हमें गेन नजर आया। और वो नीचे की तरफ जो गिरावट थी वो रुकती हुई नजर आई। फिर उसके बाद चाइना का जो सीपीआई था और पीपीआई का डाटा था वो थोड़ा सा कम आया, एक्सपेक्टेशन से बिलो था। जिससे अगेन ये जो है अंदिया मिला कि अभी उनकी जो चाइना की जो इकोनॉमी है वो स्टिल जो है वो स्लो डाउन का शिकार है और उसमें अभी इम्प्रूवमेंट एसेट नहीं आई। तो लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मजीद स्टिमुलस जो है पैकेज जो है उसमें मजीद चीजें अभी आगे आगे आएंगी। इसी तरह कोर सीपीआई का डाटा था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, ये भी एक अहम डाटा है यूएसए का। तो ये जो है ये भी थोड़ा सा एलिवेटेड आया, बेहतर आया। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ। और जो है इसकी जो 0.2% की एक्सपेक्टेशन थी जबकि ये 0.3% आया। ये भी गोल्ड के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहा। उसके बाद नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट वो है 9 अक्टूबर को फेड के मीटिंग मिनट्स जारी होने थे, जब इन्होंने 18 सितंबर को 50 बेसिस पॉइंट कम किए थे इंटरेस्ट रेट के। तो उसके मीटिंग मिनट्स जारी होने थे, वो मीटिंग मिनट्स अब जारी हुए। तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये नजर आई कि डिवीजन नजर आई। जो फेड की कमेटी के मेंबर्स हैं, एफओएमसी के मेंबर हैं, उनमें डिवीजन नजर आई कि वो सारे एक पेज पे नहीं थे इंटरेस्टेड इतने ज्यादा कट करने में। कुछ लोगों का ख्याल था कि 0.25 25 बेसिस पॉइंट ही कम करने चाहिए, जबकि फिर जो है थोड़ी सी अक्सरियत के साथ उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट को कम किया। तो उसने भी एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला गोल्ड के ऊपर, क्योंकि वो सारे एक पेज पे नहीं थे। इससे ये अंदिया मिला कि शायद जो नेक्स्ट टाइम रेट कट होंगे वो इतने अग्रेसिव ना हो जितने इस मरतबा नजर आए। इसके बाद फिर नॉन फार्म पेरोल का डाटा, द बिगेस्ट मंथली बिगेस्ट जॉब डाटा होता है, वो था 4 अक्टूबर को। वो काफी ज्यादा बेहतर आया था। एक्सपेक्टेशन थी 147 के कि ये जो पेरोल्स आएंगे, लेकिन जो रिजल्ट आया वो 254 के, यानी कि हाईली एलिवेटेड आया, जिसने गोल्ड प्राइसेस पे वक्ती तौर पे एक बैड इम्पैक्ट डाला। लेकिन उसी दिन जो था साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा भी था। वो तकरीबन सेम रहा। 4.1% की एक्सपेक्टेशन थी और 4.1% ही फाइनल रिजल्ट आया। तो ये न्यूट्रल रहा उसके लिए। फिर आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग, ये भी मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है। ये 47.6 एक्सपेक्टेशन थी, जबकि ये बिलो आया एक्सपेक्टेशन से 47.2। और इसने भी जो इकोनॉमी है यूएसए की उसके स्लो डाउन की तरफ इशारा किया, जिसकी वजह से फिर हमने देखा कि गोल्ड प्राइसेस जो है अपवर्ड मूव की। जी सर, नेक्स्ट पे जाइएगा। ये नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है, इसमें ये कमोडिटी मार्केट की परफॉर्मेंस रही है। इसमें एक दो जगह पे थोड़ी सी करेक्शन है, वो मैं बता दूंगा। वो शायद वो किसी वजह से गलती रह गई। वो क्लोज प्राइसेस जो है ना गोल्ड की, वो उसमें थोड़ा सा फर्क आ गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो थोड़ा सा मे बी टाइपिंग की वजह से आ गया या मिसकोड हो गया। तो गोल्ड जो है उसने जो सितंबर की क्लोजिंग आई थी वो $2659 के अराउंड आई थी, जबकि लो उस अक्टूबर में लगा 2621.35 का, जबकि हाई लगा 2802, यानी कि 2802 का हाई लगा। और उसी दिन जो क्लोजिंग आई उसी महीने की वो 2749 के अराउंड आई। और जो गेन है ये डॉलर टर्म में है और ये प्राइस में गेन है।
और ये प्राइस की जो कैलकुलेशन जो है ना, ये है जो प्रीवियस क्लोज और उस माह का हाई जो है, हमने उसको कैलकुलेट किया है कि मैक्सिमम गेन क्या बना उस महीने में। तो वो तकरीबन 142 से $150 के दरमियान गेन गोल्ड ने दिया। काफी वोलेटाइल मंथ रहा और काफी ज्यादा हमने अब तकरीबन 5 से 6% अपवर्ड मूवमेंट देखी। उसकी वजह मेजर यही रही जो इसकी अपवर्ड जाने की। एक तो वो जो मिडल ईस्ट टेंशन थी उसकी वजह से सेफ हेवन बाइंग जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव रही, और उसमें सेफ हेवन बाइंग की वजह से गोल्ड में हमने अपवर्ड मूवमेंट देखी। और डॉलर इंडेक्स भी जो है उसमें भी तकरीबन हमने कमी देखी, वो 104.45 से गिरता हुआ तकरीबन 103.70 और 75 के अराउंड ड्रॉप हुआ। उसने भी सपोर्ट की गोल्ड की बाइंग को। लेकिन मेजर वजह जो थी वो यही थी कि जो एस्केलेशन थी उसके अंदर मिडिल ईस्ट टेंशन में, उसने काफी सपोर्ट किया। दूसरा था इंटरेस्ट रेट के कट होने की, कि इंटरेस्ट रेट कट होने जा रहे हैं, तो वो भी वजह बनी इसकी गोल्ड की प्राइसेस के अपवर्ड जाने में। सिल्वर जो है वो उसने तकरीबन $3.75 का गेन दिया एक माह में। प्रीवियस क्लोज उसका $31.31 था, जबकि हाई लगाया इसने 35.07, और क्लोजिंग 32.79 के अराउंड आई थी। नीचे जब हम गोल्ड ऊपर गया अपने हाई पे 2802, जो एवर हाई लगा इसका, उसमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर की, क्योंकि हाई रेट्स के ऊपर जो है कुछ इन्वेस्टर जो होते हैं वो उन्होंने देखा कि शायद अब जो है गोल्ड काफी महंगा हो गया है, और मजीद जो है इंस्टीट्यूशनल बाइंग इसमें थोड़ी सी वक्ती तौर पे, यहाँ जो इसके रिजर्व बैंक्स हैं वो शायद थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बाइंग को हार्ड करें। तो इसलिए फिर हमने वो प्रॉफिट टेकिंग देखी। तो बोथ गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में फिर हम जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ आई। इस तरह क्रूड ऑयल जो है उसने $9 की गेन दी। उसकी वजह भी मेजर यही बनी, मिडिल ईस्ट टेंशन, क्योंकि ईरान ने हमला किया, फिर उधर से ये तो की जा रही थी कि शायद अब इसराइल भी रिटेलिएशन करेगा वैसे ही जैसे ईरान ने की। तो बाद में उसमें जो भी चीजें डेवलपमेंट्स हुई वो अलग चीज है। लेकिन इस खौफ की वजह से कि डिसरप्शन आ सकती है सप्लाई में, तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है एलिवेटेड रही। लो लगा था 66.34 का उस महीने अक्टूबर में, जबकि हाई लगा था 78.10 का। और जो प्रीवियस क्लोज था सितंबर का, वो 68.17 का था। और इस तरह जो गेन आई एक माह में वो $9 की अपवर्ड थी क्रूड ऑयल। जी सर, नेक्स्ट आइए। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया है ग्राफ। गोल्ड मंथली मार्केट रिव्यू है, गोल्ड परफॉर्मेंस है, इसमें वीकली है और इसमें मंथली जो है दो चार्ट हमने शो किए हैं। इसमें अगर आप देखें वीकली बेसिस पे, तो जो फर्स्ट वीक था उसमें 8.50 यानी कि $8.5 की अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिली हमें। जबकि सेकंड वीक जो था उसमें $53.70 की मूवमेंट, एंड थर्ड वीक में अपवर्ड $24.60 की मूवमेंट हुई है। जबकि लास्ट वीक जो था मंथ का उसमें हमें 44.90 अराउंड $45 की अपवर्ड मूवमेंट मिली। तो सारा महीना ही जो है पूरा 4 के 4 वीक्स जो है वो अपवर्ड एलिवेटेड ही रेट्स पे बंद हुए हैं, और जो भी नया हाई लगा उसको सस्टेन किया मार्केट ने, उसके अराउंड कंसोलिडेशन हुई, और फिर हमने नए से नया हाई देखा इस महीने में। इसी तरह मंथली में आ जाए तो मंथली से हम जुलाई से शुरू कर रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर। तो चारों के चारों महीने आप देखें कि ये पॉजिटिव बंद हुए, और जुलाई में तकरीबन $94.40 की अपवर्ड मूवमेंट थी गोल्ड में। जबकि अगस्त में थोड़ा सा स्लो डाउन था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन जुलाई, 66.70 की अपवर्ड मूवमेंट थी। देन अगेन सितंबर में, क्योंकि फिर ये जो मिडल ईस्ट की टेंशन में एस्केलेशन आई है उसकी वजह से सितंबर एंड अक्टूबर में रेट्स काफी हाई रहे। हमने 143.40 का गेन किया सितंबर में अराउंड, और अक्टूबर में तकरीबन 142.60 के अराउंड हमने गेन देखा प्राइसेस में। इसकी मेजर वजह वो मिडिल ईस्ट टेंशन ही रही है। जी नेक्स्ट पे आ जाइएगा प्लीज।
तो ये प्राइस गेन है। ये जो कंपैरिजन है आगे सिल्वर का है। सिल्वर जो है उसका पहला हफ्ता जो था वो नेगेटिव बंद हुआ था, तकरीबन -0.79, $0.79 नीचे बंद हुआ था, जबकि सेकंड वीक $1.48 गेन के साथ बंद हुआ था। थर्ड वीक $0.54 के गेन के साथ बंद हुआ था, जबकि फोर्थ वीक जो था अगेन वो -$0.78 डाउन बंद हुआ था। तो प्राइस गेन मंथली में आ जाए तो उसमें देखें जुलाई का महीना जो है वो -$0.45 डाउन बंद हुआ था। अगस्त में तकरीबन तकरीबन फ्लैट रहे रेट्स और कोई चेंज नहीं थी, ऑलमोस्ट थोड़ा सा 0.08 माइनस रहा। जबकि सितंबर और अक्टूबर में देखें तो अ, जो है वो तकरीबन $6.34 की डाउनवर्ड मूवमेंट हुई। ये जब ईरान ने जब हमला किया था उसके ऊपर, और उसके बाद जो एक म्यूटेड रिस्पांस रहा उसकी तरफ से, क्या नाम है, इसराइल की तरफ से, तो उसके बाद हमने फिर प्राइसेस में डिक्लाइन देखा। कि वो जो एक सप्लाई डिसरप्शन का एक था कि शायद वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो चीजें नॉर्मलाइज हुई, तो प्राइसेस पे हमने फिर एक बिग ड्रॉप देखा। थर्ड वीक में फिर टेंशन कोई थोड़ी बहुत रिलीज हुई तो 2.56, और उन्हीं दिनों में शायद चाइना का भी डाटा आया था, जिसमें उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट कम किए थे, तो उसकी वजह से सपोर्ट मिली ऑयल प्राइसेस को। थर्ड वीक में तकरीबन $1.5 की फोर्थ डॉलर में, फोर्थ वीक में टॉप ऑफ द लिस्ट पे है। गोल्ड जो है वो उसने सर्च किया है 33% पे, ये सेकंड नंबर पे रही है। इसके बाद हैंगसेंग जो है HS 100, उसका जो रिटर्न रहा है या उसकी जो अपवर्ड मूवमेंट रही है वो 25% है, जो रिटर्न उसने दिया है। जबकि नेस्डैक जो है अमेरिकन मार्केट है, ये स्टॉक एक्सचेंज, नेस्डैक 100, वो तकरीबन 21% अपवर्ड मूवमेंट उसकी रही इस महीने में, सॉरी इस साल अब तक। तो अभी जब देखें, अभी इसको देखें तो सिल्वर और गोल्ड ही टॉप पे रहे हैं तमाम जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनमें। नेक्स्ट पे आ जाइएगा। तो इसमें मार्केट स्ट्रेटजी, अब आगे हमें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। एक तो सबसे पहले जो है फेड्स मूव है, ये 7 डेट को है, 7 तारीख को रात 12 बजे इसका फेड का रिजल्ट अनाउंसमेंट आएगी इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो है वो 25 बेसिस पॉइंट की है। लेकिन कुछ जो बड़े ही बुलिश या अग्रेसिव लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि शायद 50 बेसिस पॉइंट भी कर दें। लेकिन जो कंसेंसस आ रहा है वो 25 बेसिस पॉइंट पे आ रहा है कि 25 बेसिस कट डाउन होंगे 7 और 7 नवंबर को जो इनका डाटा आएगा। यूएस इलेक्शंस हैं, आज यूएस इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इनका भी काफी हाईली इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि दोनों दोनों पार्टियों में जो है वो एक उनकी जो एक डिफरेंस है अपनी इकोनॉमिक जो उनकी पोजीशंस हैं, और इंटरनेशनली खासतौर पे जो उनका स्टेक्स हैं उनके बारे में भी दोनों पार्टियों में काफी ज्यादा डिवीजन है। तो अब ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी जीतती है, तो उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। बाकी वोलेटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा देखने में आ रही है, जो 10 ईयर बॉन्ड हैं अमेरिका के और 5 ईयर बॉन्ड हैं उनमें। अभी परसों हमारी गोल्ड की प्राइस में काफी ज्यादा डिक्लाइन आया। उसकी मेजर वजह भी यही बनी कि तकरीबन 2% के करीब इन अ डे हमने अपवर्ड मूवमेंट देखी 10 ईयर बॉन्ड्स में की प्राइसेस में। तो डॉलर इंडेक्स के अंदर भी वोलेटिलिटी देखने में आ रही है, वो भी अभी फिलहाल इतना स्टेबल नहीं है। अराउंड डेली हम देखते हैं कि तकरीबन हाफ अ पॉइंट की मूवमेंट उसमें डेली हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइसेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। जियो पोलिटिकल टेंशन है, इनको भी देखना बहुत जरूरी है कि उस तरफ क्या डेवलपमेंट हो रही है, उन पर नजर रखना बहुत जरूरी है जो भी ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो इनका भी हाई इम्पैक्ट है। तो चाइनीज
स्टिमुलस पैकेज जो है उसमें किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसको भी नजर में रखना बहुत जरूरी है। अगर मजीद चीजें चाइना की तरफ से स्टिमुलस पैकेज में एडअप होंगी इकोनॉमी की बेटरमेंट के लिए, तो वो क्रूड और गोल्ड दोनों के लिए सपोर्टिव होंगी। और हम देखेंगे कि फिर गोल्ड अभी जैसे थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, उसमें एक अपवर्ड मूवमेंट दोबारा स्टार्ट होगी। जी सर, नेक्स्ट में आइएगा। नेक्स्ट में हमारे पास है जी मार्केट आउटलुक। गोल्ड से पहले गोल्ड है, फिर हमने क्रूड ऑयल को डिस्कस किया है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों इकट्ठी ही, क्योंकि इनका कोरिलेशन है, तो इसलिए उसको सेपरेटली डिस्कस नहीं किया इसमें। तो गोल्ड को डिस्कस हम करते हैं पहले कि जो गोल्ड में ये अक्सर जो देखने में आया, उसकी प्राइमरीली क्या वजूहत थी, किन चीजों ने इसको ड्राइव किया अपवर्ड। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो इसकी वजह बने। और दूसरी वजह, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी अपनी होल्डिंग में इजाफा किया है, वो भी एक वजह बनी मार्केट में गोल्ड की प्राइसेस में स्टेबिलिटी के तौर पे। तो एक तो नंबर वन पे जो चीज है वो फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स हैं, ग्लोबली पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं। वो एक वजह है काफी इसके लिए गोल्ड की प्राइसेस में जो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। राइजिंग जियो पोलिटिकल टेंशन हैं थ्रू द वर्ल्ड, जो जियो पोलिटिकल टेंशन हैं उसकी वजह से भी जो है अनसर्टेनिटी जब बढ़ती है, तो फिर सेफ हेवन के तौर पे इन्वेस्टर जो हैं वो गोल्ड की तरफ देखते हैं और उसमें बाइंग करते हैं। स्टेबल डॉलर इंडेक्स भी तकरीबन एक खास रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, इसलिए उसकी वजह, वो भी एक वजह बन रहा है इस अपवर्ड मूवमेंट के लिए। फिर ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, अब देखें यूरोप से लेके यूएसए एंड देन चाइना, फिर इवन इंडिया के बारे में भी आया था कि उसकी भी जो थोड़ी सी स्लो डाउन है, और उसकी जो क्रूड ऑयल की कंजप्शन हैं वो काफी ज्यादा कम हुई हैं पिछले एक साल में। तो वो भी एक वजूहत बन रही हैं कि जो पूरी दुनिया में स्लो डाउन चल रहा है इकोनॉमी का। तो आगे है रबस्ट सेंट्रल बैंक्स डिमांड। तो सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो गोल्ड की अभी भी बाइंग में हैं और उसको बाय कर रहे हैं और उसको होल्ड भी कर रहे हैं, ये भी एक वजह है कि गोल्ड में बाइंग चल रही है। टेक्निकल एनालिसिस एंड द ट्रेंड ऑफ द मार्केट इटसेल्फ, तो ट्रेंड ऑफ द मार्केट जो है वो भी सपोर्टिव है इस वक्त। टेक्निकल एनालिसिस देखें तो वो भी सपोर्टिव हैं, वो सारे गोल्ड को बाइंग ही शो कर रहे हैं। तो लास्ट में है चाइनीज स्टिमुलस पैकेज। चाइना का स्टिमुलस पैकेज आने से भी एक होप पैदा हुई है कि इसमें गोल्ड में मजीद बाइंग जो है वो आगे आगे होगी, और ऑयल प्राइसेस जो है वो स्टेबल रहेंगी या यहाँ से मजीद बेहतर होगी। क्रूड ऑयल के बारे में अगर देखें तो उसमें जो क्रूड ऑयल को सपोर्ट कुछ मिली, उसमें ओपेक प्लस की तरफ से जो डिले आया है, जो वॉलंटरली जो उनकी प्रोडक्शन कट्स के बारे में था दिसंबर में, उसको खत्म करने जा रहे हैं, तो वो अभी उन्होंने एक माह के लिए उसको डिले कर दिया है, एटलीस्ट 1 मंथ के लिए। तो 1,80,000 बैरल जो है उन्होंने डेली इजाफा करना था, उसको उन्होंने रोका है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस में बेहतरी पैदा हुई। चाइना का स्टिमुलस पैकेज उसने भी सपोर्ट किया ऑयल प्राइसेस को। और सोलर यूएस डिमांड, क्योंकि यूएस ने भी ऐलान किया था पिछले हफ्ते कि वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनको बिल्ड करने जा रहा है। तकरीबन 3 मिलियन बैरल्स वो ऑयल जो है वो एड अप करेगा अपने रिजर्व्स में, तो उसकी वजह से भी ऑयल प्राइसेस को सपोर्ट मिली। तो ये जो आगे जो है नजर आ रहा हमें, ये जो हफ्ता चल रहा है इसमें अगर हम देखें या आगे जो महीना है, तो हमें एक वोलेटिलिटी तो नजर आएगी थोड़ी सी, क्योंकि रेट्स काफी हाई पे हैं, तो प्रॉफिट टेकिंग भी चलती रहेगी। लेकिन जहां पे भी अच्छी डिप मिले वहां पे हमें गोल्ड में खास तौर पे बाय करके ट्रेड्स बनाई जा सकती हैं। अगर इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट भी कम होते हैं, तो दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट मजीद कम होने की उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि इस साल 2024 में 1% पूरा जो है 1% कम हो जाएगा, जो गोल्ड के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव होगा। और जब भी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो गोल्ड प्राइसेस अपवर्ड मूव करती हैं। तो ये सारा सिलसिला अभी जो नेक्स्ट चलेगा उसमें अब हम मेन फोकस हमारा ये रहेगा कि या इसके कौन सी पार्टी जीतती है यूएसए में, और दूसरा जो है इंटरेस्ट रेट कितना कम करते हैं, उससे फिर हमारे डिसीजन मेकिंग में इजाफा होगा। लेकिन फिलहाल जो रिकमेंडेशन है गोल्ड की, वो बाय ऑन डिप ही रहेगी। और जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को जो है वो मैं अपनी तरफ से जो जितने भी चीजें हम इसको जितने में रखते हैं ट्रेड करने के लिए, उसके हवाले से देखा जाए
तो अभी ऐसा नहीं लगता कि $72 से ऊपर इसकी मूवमेंट बनती हुई नजर आ रही है। तो इसके अराउंड जब भी जाए तो सेल करके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी क्वेश्चन आंसर हैं, कोई करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू शकील भाई। बाकी हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो मुबशर ने जो है वो डायरेक्टली चैट बॉक्स में जो है वो आंसर कर दिए हैं। और कुछ जो क्वेश्चंस थे उसका भी मैंने भी आंसर दे दिया है। बाकी अगर किसी और के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो काइंडली पूछ सकते हैं अपनी, उसको हम आंसर कर देंगे। हप्पो का जो है वो बेसिकली उसमें हप्पो का जो है वो एक जो पीपीए का ऑलरेडी एक हो चुका है, और सेकेंडली जो है वो दो प्लांट्स उनके और हैं जिनका भी चल रहा है निगोशिएशंस। तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट उसका है। बेस प्लांट का ऑलरेडी प्राइस इन है, एंड टू एन एक्सटेंड जो है वो बाकी दो प्लांट्स का भी प्राइस इन हो चुका है। बट जो पॉजिटिव है वो अब उनके जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसका है। एक एससीसीएमसी का भी चल रहा है उनका, सेकेंडली जो है वो बीवाईडी की भी इन्वेस्टमेंट है वो, जो कि थोड़ा सा ओवर द लॉन्गर पीरियड जो है वो उसका बेनिफिट जो है वो आना शुरू होगा। बट ये है कि इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है। बाकी पीपीएल का जो है वो मैं डायरेक्टली आंसर कर चुका हूँ। मैं वैसे भी बता देता हूँ। बट ये है कि उस पे जो उनकी कैश पोजीशन है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। 145 बिलियन प्लस उनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, जो कि मई 2025 से पहले पे करने हैं, जिसमें भी काफ़ी टाइम है। इस साल के प्रॉफिट्स भी उसमें आएंगे, तकरीबन 90 बिलियन उसके भी ऐड होंगे। तो वो पे ऑफ करना 52 बिलियन इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू फॉर पीपीएल, और उससे मोस्ट लाइकली डिविडेंड्स भी इतने कोई सिग्निफिकेंटली हर्ट नहीं होंगे। जो कि जो है वो अगर इवन इफ एट ₹20 का डिविडेंड भी देते हैं तो वो ऑलमोस्ट 50 बिलियन के करीब बनता है। तो उसका कोई इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं है। यस, अर्निंग्स पे जो है वो इन्वेस्टमेंट जो, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को अपनी वो करते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट अर्निंग्स पे आएगा, बट वो कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। डिविडेंड प्लान का जो है वो मुबशर ऑलरेडी कुछ आंसर कर हाँ, चुकी है। मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। आई थिंक कुछ लोगों मैंने चैट में रिप्लाई कर दिया था, बट फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन, ईटीएफ में जो डिविडेंड होगा वो सेमी एनुअल या एनुअल पे आउट होगा। बट ऑब्वियसली बहुत कुछ जो है इसकी जो प्रॉफिट्स होंगे या जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो कैपिटल गेन की फॉर्म में मिलेगा। सो लॉन्ग टर्म जिन लोगों को ग्रोथ चाहिए उनके लिए अच्छा है। The idea is not to distribute 100% of the income in form of dividends, क्योंकि डिविडेंड पे टैक्स लग जाता है। री इन्वेस्टमेंट आप नेट ऑफ टैक्स अगर करते हैं। सो पीपल हु वांट टू accumulate and don't want to sell in a certain year, who don't have liquidity requirements, उनके लिए विदाउट डिविडेंड ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपको टैक्स नहीं लगता उस अमाउंट पे। महाना इस्लामिक कैश फंड इज अ मनी मार्केट फंड। तो मनी मार्केट फंड में ये होता है कि जो टर्नओवर होता है इन्वेस्टमेंट एंड रिडेम्पशंस का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो इंडिविजुअल जो होते हैं वो मंथली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं विद द व्यू के मंथ एंड पे ज़रूरत पड़ती है तो दे विड्रॉ। कॉर्पोरेट्स होते हैं, दे आर मैनेजिंग देयर लिक्विडिटी एज वेल। पेंशन फंड्स होते हैं, पेंशन पेमेंट्स करनी होती हैं, तो वो मनी मार्केट फंड में एक्सपोजर लेते हैं कि जितने टाइम जितने पैसे इन्वेस्टेड रहेंगे उस पर रिटर्न मिल जाएगा। टू मैनेज द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड रिडेम्पशंस, हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंसेस मैनेज करने पड़ते हैं टू मैनेज ओवरऑल लिक्विडिटी। और ये जो बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, दीज आर हेल्ड विद इस्लामिक बैंक्स ओनली, बिकॉज द फंड इज इस्लामिक। तो बहुत सारे लोग मुझे ख्याल है बैंक डिपॉजिट्स की एसेट एलोकेशन देख रहे थे, तो वो
उस पे सवाल कर रहे हैं। पीएसओ पे जो क्वेश्चंस थे वो मैं दो, एक ही क्वेश्चन है तो उसी को मैं कंबाइंड आंसर कर देता हूँ। पीएसओ पे बेसिकली प्राइस इंक्रीज काफी आया है पिछले लास्ट वीक में। टॉप 5 में थे पीएसओ का। उसके पीछे मेन रीजन वही है जो एनर्जी चेन में चल रहा है, कि रिकवरीज बेहतर हुई है, बैलेंस शीट में भी इंप्रूवमेंट आई है, एंड एक्सपेक्टेड यही है कि आगे भी कंटिन्यू करेगी। तो जो कैश पोजीशन है वो बेहतर हो रही है इंटायर एनर्जी चेन की, तो जिसकी वजह से जो है वो ओजीडीसी पीपीएल और एसएनजीपी ये सब चले हैं, इनको बेनिफिट कर रहा है। सिमिलरली जो है वो पीएसओ को भी करेगा। कुछ जो है वो रिकवरीज अब ग्रेजुअली फर्दर और इंक्रीज भी करेंगी। कुछ गैस प्राइसेस पे भी आ रहा है कि उसको जो है वो यूनिफाइड कर देंगे, तो वो भी जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। तो मेन जो इशू पीएसओ को था जिसकी वजह से प्राइस अचीव नहीं होती थी और लोअर पी जो है वो उसका चलता है, जो चल रहा था वो सर्कुलर डेट की वजह से था, और वो उसमें जो है वो नजर आ रहा है कि वो फाइनेंशियल्स में अब रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ग्रेजुअली जो है वो उसकी भी री रेटिंग होगी, तो आउटलुक जो है वो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है पीएसओ का भी। ओएमसीज पे भी जनरली जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। वॉल्यूम्स में भी मोस्ट लाइकली अब थोड़ा सा बेहतर रिफ्लेक्ट करना शुरू होंगे। बट क्योंकि जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है वो ग्रेजुअल शिफ्ट आ रहा है टुवर्ड्स ईवी की साइड पे, तो अगर वो पिकअप करते हैं तो वॉल्यूम्स की साइड पे थोड़ा सा एक जो है वो ग्रोथ म्यूटेड रहेगी। बट ओवरऑल जो मार्जिन्स हैं उसमें इंक्रीज जो है वो उसको टू एन एक्सटेंट कॉम्पनसेट भी कर रहा होगा। बट जो मेन बेनिफिशियरी है वो पीएसओ ही होगा ओएमसीज में, बिकॉज उसका जो ड्यूअल बेनिफिट है जो सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन का और जो मार्जिन इंक्रीज और जो वॉल्यूम्स की साइड पे है वो उसको बेनिफिट जो है वो पीएसओ को ज़्यादा मिल रहा है कंपेयर टू बाकी ओएमसीज। मारी का भी जो है वो लॉन्ग टर्म में जो है वो अच्छा ही लगता है, बिकॉज अभी जो है वो प्राइस रन उसमें काफ़ी आ गया, मल्टीपल वाइज जो है वो ऑन द हायर साइड ही है अभी भी। बट ग्रेजुअली जो है वो क्योंकि सर्कुलर डेट का एक्सपोजर बहुत मिनिमम है, और सेकेंडली जो है वो जो प्रोडक्शन जो है वो हमारी फील्ड से उसका पोटेंशियल काफ़ी है, और उसी में जो है वो फर्दर जो है वो उसको इंक्रीज करने के लिए डिस्कवरीज भी आई हैं, रिजर्व बेस भी बढ़ी है उनकी। तो वो भी जो है वो हमारी के लिए इन द लॉन्ग टर्म जो है वो बेनिफिशियल रहेगी। एंड जो है वो डिविडेंड्स भी रिज्यूम हो गए, तो डिविडेंड पे आउट भी जो है वो हेल्दी ही रहेगा। टेक्नोलॉजी में जो है वो अभी तक जो रिजल्ट्स हैं वो भी अब अच्छे नहीं आए हैं। थोड़ा सा जो है वो एक टेक सेक्टर में जो है वो एक थोड़ा सा स्लो डाउन जो है वो एक्सपेक्टेड है। पीकेआर भी स्टेबल है, तो जो एक उसका इम्पैक्ट है वो भी ग्रोथ में जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो फॉर द टाइम बीइंग जो है वो क्योंकि प्रॉफिट्स भी अब थोड़े से स्लो डाउन हो रहे हैं, तो उसमें एक थोड़ा सा कंसोलिडेट यहाँ पे करेंगे। बट एयरलिंक का ये है कि उसको दो तीन बेनिफिट्स हैं उनका। दिसंबर में प्लांट ऑनलाइन मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा, तो उससे जो है वो एक थोड़ा सा वहाँ पे जो है वो नज़र आ सकता है कि वहाँ से रैली कर सके। आई थिंक काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने आंसर कर दिए हैं। किसी के क्वेश्चंस अगर रहते हैं तो वो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, अगर हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है या महाना से है तो वो मुबशर को भी कर सकते हैं। उसका ईमेल एड्रेस है उनका भी, और हमारा रिसर्च का ईमेल एड्रेस है, वहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। बाकी फिर इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट मंथ कंटिन्यू रखेंगे, एंड किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो वो वहाँ पे भी दोबारा भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ पे कंटिन्यू रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।